मित्र। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे और अपने घर में लॉकडाउन नियमों का पालन कर रहे होंगे। लॉकडाउन की वजह से रेगुलर क्लासेस नहीं चल पा रहे, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। और आज हम एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 11 गणित का पहला अभ्यास लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है समुच्चय। समुच्चय क्या है? इससे हम लोग पहली बार मिला है, इससे पहले समुच्चय नहीं मिला था। तो समुच्चय होता है कुछ निश्चित वस्तुओं का संग्रह। हम लोग व्यवहार में इसका उपयोग करते आ रहे हैं, जैसे ज्योमेट्री सेट, टी सेट, इसके बारे में जानते हैं। ज्योमेट्री सेट में ज्यामिति से संबंधित वस्तुएं होती हैं। एक ज्योमेट्री बॉक्स आता है, उसमें ज्यामिति से संबंधित वस्तुएं आती हैं। गोला प्रकार होता है, सेट स्क्वायर होता है, डिवाइडर होता है, पटरी होता है, पेंसिल होता है। ये सभी वस्तुएं जो ज्यामिति में काम आती हैं वो ज्योमेट्री सेट में होती हैं। ऐसे ही टे सेट में चाय से संबंधित सभी वस्तुएं पाई जाती हैं। तो हमको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, हम जो पढ़ते आ रहे हैं उसी का ही भाग है। तो समुच्चय क्या है? समुच्चय कुछ निश्चित वस्तुओं का परिभाषित संग्रह है। अब निश्चित वस्तुओं का परिभाषित संग्रह इसलिए कहा गया, परिभाषित का मतलब हुआ कि जैसे अगर कह दिया जाए किसी कक्षा के अच्छे लड़कों का समुच्चय, तो लड़कों के अच्छे होने का गुण, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कोई परीक्षा करके या कुछ करके नहीं पता किया गया है। इसलिए कभी किसी से पूछे किसी कक्षा में अच्छे बच्चे कौन है, तो उसकी जानकारी नहीं होती है हम लोगों को। तो अच्छे बच्चों के अच्छे होने का गुण परिभाषित नहीं है। इसलिए अगर कहा जाए कि किसी कक्षा के अच्छे बच्चों का समुच्चय, तो वह समुच्चय नहीं होगा। अगर ये कहा जाए किसी कक्षा के उन बच्चों का समुच्चय जो 60% से अधिक मार्क लाए हैं, तो ये परिभाषित होगा और इसको हम समुच्चय कहेंगे। अगर हम कहते हैं कि जानवरों का झुंड, तो जानवर अगर उस झुंड में केवल जानवर ही है, तो जानवरों का झुंड जो है एक समुच्चय होगा। लेकिन उसी जानवरों के झुंड में अगर कोई आदमी है या कोई पक्षी है, तो उसको हम समुच्चय नहीं कह सकते हैं। तो अगर हम कोई एक विशेष समुदाय का नाम लें और उस समुदाय से अलग कोई वस्तु उसमें शामिल हो, तो उसको हम समुच्चय नहीं कहेंगे। मान लीजिए एक मेज पर हमने किताब रख दिया, पेन रख दिया, उससे पढ़ाई से संबंधित वस्तुओं को रख दिया और हमने कहा कि ये पढ़ने की वस्तुओं का समुच्चय है, तो सही है। अगर उसी के बीच में पढ़ने के अलावा कोई वस्तु और लाकर रख दी जाए, तो उसको हम कहेंगे ये समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय सामान्यतः परिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। समुच्चय को लिखते कैसे हैं? समुच्चय निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसका प्रयोग किया जाता है। और मझले ब्रैकेट के अंदर इन सेटों से संबंधित वस्तुओं को लिख दिया जाता है। जैसे हमने कहा, मान लीजिए ज्योमेट्री सेट का दिया, तो मान लीजिए ज्योमेट्री सेट को अगर हम कैपिटल ए से लिखें, तो इसके अंदर यहाँ लिखेंगे पेंसिल, पटरी, सेट स्क्वायर, ऐसे नाम लिख देंगे जो उसके अंदर रहेगा। तो ऐसे मान लो कि जब समुच्चय को निरूपित करना होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से समुच्चय को निरूपित किया जाता है और उसके अंदर जो अवयव होते हैं समुच्चय को, उसको मझले ब्रैकेट के अंदर बीच में कामा लगा करके लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से समुच्चय को निरूपित किया जाता है। समुच्चय निरूपण के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं और उन समुच्चयों के अंदर जो अवयव होते हैं उसको मझले ब्रैकेट के अंदर बीच में कामा लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके अवयव क्या है? किसी समुच्चय के अवयव, तो इसके बीच में जो मझले ब्रैकेट के अंदर जो कामा लगा करके अक्षर लिखे गए उसके अवयव कहलाते हैं। जैसे स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए का एक अवयव है। तो स्मॉल ए, ये अक्षर पढ़े होंगे, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। ग्रीक भाषा का अक्षर है जिसका नाम है एप्सिलॉन। देखने में ई के तरीके से बना होता है, इसका नाम है एप्सिलॉन। और यहाँ पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बिलोंग्स टू का मतलब संबंधित है।
स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए से संबंधित है या कहें ए का अवयव है। स्मॉल ए अवयव है कैपिटल ए का। कैपिटल ए एक समुच्चय है जिसका एक अवयव स्मॉल ए है। स्मॉल बी भी ए का अवयव है, उसके अंदर है। लेकिन देखो एच जो है वो ए का अवयव नहीं, इसको पढ़ेंगे एच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर अवयव है तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अगर अवयव नहीं है तो उस चिन्ह को काट देंगे। ये होता है समुच्चयों को निरूपित करने का तरीका और उसके अवयवों को लिखने का तरीका। तो ये बिलोंग्स टू कहते हैं, यानी संबंधित है या अवयव है, और इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू या अवयव नहीं है। समुच्चयों को लिखने की दो विधियां, समुच्चय निरूपित करने की दो विधियां हैं। एक विधि तो यहां हमने दिखाया ही है, और एक विधि इसके अलावा और है। इस विधि का नाम है तालिका या रोस्टर विधि, जिसमें सीधे उसके अवयवों को स्पष्ट लिख दिया जाता है। और दूसरा विधि है इन अवयवों के गुण को लिख दिया जाता है, इसको कहते हैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं, एक तालिका विधि या रोस्टर विधि कहते हैं, और दूसरी विधि को गुण या समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। तालिका विधि में सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं और उसके अंदर जो भी अवयव उपस्थित होते हैं उसको लिख दिया जाता है। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक लिख दिया गया। तो इसको अगर हम देखें तो यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। हमने बहुत पहले ही प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं के बारे में जानकारी लिया, अभी हम बताएंगे भी और आगे बताएंगे। लेकिन ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, इसको हमने इस तरीके से यहाँ तालिका या रोस्टर विधि में लिखा है। और फिर इसी को देखिए गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में यहाँ लिखा गया है ए बराबर एक्स सच दैट के दो चिन्ह हैं। एक तो इस तरीके से बना हुआ मिलेगा बुक में, और एनसीईआरटी में कहीं कहीं यक्स और ऐसे बड़ी सी लाइन रहेगा, फिर यक्स रहेगा। पढ़ेंगे एक्स सच दैट यक्स, या यक्स ऐसा है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ एक लिखने का मतलब एक संख्या से नहीं है, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, इसको कहेंगे हम ये समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि है। गुण का मतलब इन्हीं के गुण को यहाँ लिख दिया गया यक्स के रूप में। यक्स इस प्रकार है कि यक्स जो है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो इस विधि को कहते हैं तालिका या रोस्टर विधि, और इस विधि को कहते हैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निरूपण की दो विधियां, एक है तालिका या रोस्टर विधि, दूसरा गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तालिका विधि में अवयवों को बीच में कामा लगा करके लिख दिया जाता है, और गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में यक्स सच दैट यक्स करके इन्हीं के गुण को लिख दिया जाता है, इन्हीं अवयवों के गुण को यहाँ पर लिख दिया जाता है। अब समुच्चय के प्रकार है, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो बहुत है, लेकिन कुछ मुख्य प्रकार के समुच्चय हैं। एक है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी या नल सेट। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं, और रिक्त समुच्चय को एक विशेष अक्षर जिसको हम फाई कहते हैं इससे प्रदर्शित करते हैं। रिक्त समुच्चय को एक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं जिसका नाम है फाई, ग्रीक भाषा का अक्षर है फाई। इसको कहते हैं नल या एम्प्टी सेट। इसका कोई उदाहरण जैसे हमको बताना हो तो हम कहें भारत के महिला राष्ट्रपतियों का समुच्चय, लेकिन अगर हम उनको छोड़ दें प्रतिभा पाटिल को छोड़कर भारत के महिला राष्ट्रपतियों का समुच्चय, तो हम कहेंगे कि ये रिक्त है क्योंकि उसके अलावा कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं हुई है। तो ऐसे इसमें ऐसे समुच्चय को शामिल किया जाता है कि जिसका एक भी अवयव ना मिले। जैसे हम कहते हैं दो को छोड़कर सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो दो को छोड़कर कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो, तो ऐसे समुच्चय को रिक्त समुच्चय के नाम से जाना जाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होते उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट आदि नामों से जाना जाता है। तो इसको या तो फाई से लिखा जाता है या तो सिर्फ ऐसे मझला ब्रैकेट लगा देते हैं दोनों तरफ से,
और इसके बीच में खाली जगह छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम इस ब्रैकेट के बीच में फाई को लिख दें तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, इसको रिक्त छोड़ना है। अगर फाई रहेगा तो फाई ब्रैकेट में नहीं होगा, या तो इसको लिखेंगे या तो इसको लिखेंगे। ये रिक्त समुच्चय का प्रतीक है। एकल समुच्चय, इतना अंतर है, रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है। एकल समुच्चय सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे कि इसका नाम एकल, एकल का मतलब केवल एक अवयव। जिस समुच्चय में केवल एक अवयव होता है उसको एकल समुच्चय कहा जाता है। जैसे भारत की महिला राष्ट्रपतियों का समुच्चय, एक ही राष्ट्रपति महिला हुई है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो यहाँ उनका नाम आ जाएगा प्रतिभा पाटिल। या अगर और कहें समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यानी एक ही अवयव होगा। इसके बाद है परिमित समुच्चय। परिमित का मतलब जिसमें हम अवयव की संख्या गिन सकते हैं। जैसे यहाँ हमने एक समुच्चय लिखा, इसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 अवयव इसमें है, तो इसको हम परिमित कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो 1 2 3 4 डॉट 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 का मतलब इसके अवयव हम गिन नहीं सकते, अनंत तक जाएगा, तो इसके अवयव नहीं गिन सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। तो जिसके अवयव की गणना सीमित होती है या जिसके अवयव को हम गिन सकते हैं वो परिमित समुच्चय है, और जिसके अवयवों की संख्या असीमित होती है उसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इसके बाद समान समुच्चय है। अगर 2 समुच्चय हो ए और बी, मान लीजिए 2 समुच्चय, एक समुच्चय ए है जैसे इसमें लिखा है, और एक समुच्चय यहीं पर और लिख लें समुच्चय बी, मान लीजिए एक समुच्चय लिख लें बी बराबर, और यहां भी वही लिख लें समुच्चय बी में भी ए बी सी डी ई एफ। तो अगर ए और बी में एकदम सेम अवयव हैं, जो अवयव ए का है वही अवयव बी का है, तो हम कहेंगे ए और बी जो है वो समान समुच्चय है। समान समुच्चय में ए और बी में अवयव की संख्या समान होती है। अब इसको आगे पीछे लिख दें, मान लीजिए बी पहले लिख दें, ए बाद में लिख लें, सी बाद में लिख के डी पहले लिख दें, तो उससे नहीं फर्क पड़ता, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अवयव दोहराया नहीं जाता। समुच्चय का एक अवयव एक ही बार लिखा जाता है। अगर मान लो ए ए ए ए बी 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 लिखा हो तो आगे बराबर ए कामा बी लिख सकते हैं, एक अवयव एक बार आता है। और आगे पीछे कहीं भी हो इसके अंदर होना चाहिए, जिसमें ए से एफ तक है, अगले बी से एफ तक है, तो ए बराबर बी, ए और बी 2 समान समुच्चय हैं। एक और लिखा हमने समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें दिए गए सभी समुच्चय विद्यमान होते हैं, जैसे वो परिमित, अपरिमित, एकल, रिक्त, समान। कहने का मतलब जितने भी समुच्चय हमारे पास हैं, जिस समुच्चय के अंदर सभी शामिल होते हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट या समष्टीय समुच्चय के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, समुच्चय का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पहले अभ्यास के पहले पूरा हो चुका है। तो टाइम हो चुका है, नहीं वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक निवेदन है कि लॉकडाउन खत्म होने तक अपने ही घर में बने रहिए। धन्यवाद।